अब सब दिवाली तो मना के वापस आ गए हैं। बिल्कुल मन नहीं होगा आज की क्लास खोल के लेक्चर देखने का। नहीं, मन तो होगा क्योंकि मैंने पढ़ाना है, पर दिवाली का भी ना फीवर नहीं गया होगा किसी के ऊपर से भी ना। 3 दिन की छुट्टी, 4 दिन की छुट्टी, एक्सटेंडेड वीकेंड, सैटरडे से छुट्टी मना रहे हैं सब, है ना। तो यार दिवाली कैसी गई आप लोगों की? आप मुझे कमेंट्स में नहीं बताओगे क्या? बताओगे? आप हमेशा बताते हो, हाय भी कहोगे। देखो हम कितने दिनों बाद मिल रहे हैं, है ना। मैंने देखा था दूसरी, आप बाकी टीचर्स की वीडियो के नीचे पूछ रहे थे मेरे बारे में, मुझे बहुत अच्छा लगा वो देख के। और पहले तो मुझे बताओ सारे कैसे हो, ठीक है। इतने दिनों बाद हम मिल रहे हैं और पता है हम अपनी लास्ट चैप्टर के लिए मिल रहे हैं, पर लास्ट है, लीस्ट नहीं है। अभी तो सारा कुछ स्टार्ट ही हुआ है, ठीक है। पर हमने आज बायो अपनी खत्म कर देनी है, फाइनलाइज कर देनी है। और दिवाली कैसी गई ये बताओ मुझे। और अगर पुराने चैप्टर्स में कोई डाउट्स हैं ये बताओ मुझे। और पुराने कितने चैप्टर्स आप सारे देख चुके हो? क्योंकि मैं बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स कवर करा चुकी हूँ। देखो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, हमने सबसे पहले हम क्योंकि हम सीरियल से चल रहे थे, सीरियल से चलना इंपॉर्टेंट था ना। सबसे पहले प्लांट्स आएंगे, आपका खाना आएगा, तभी तो आप आओगे। तो सबसे पहले इसलिए हमने ऑटोट्रॉप्स का न्यूट्रिशन देखा था। अब ऑटोट्रॉप्स का न्यूट्रिशन हो गया तो फिर हमें हेटेरोट्रॉप्स का न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉप्स का न्यूट्रिशन हो गया, फिर हमें एनिमल्स का, यानी जिसमें हम भी आते हैं, होमो सेपियंस, ठीक है। और बाकी सारे एनिमल सबका हमने देख लिया न्यूट्रिशन। अच्छा, न्यूट्रिशन के बाद फिर हमने देखा अब हम और वो प्लांट्स कैसे वेदर और कैसे क्लाइमेट में रहते हैं और उस अकॉर्डिंग हमें क्या चेंजेस होते हैं। तो हमने फिर वेदर क्लाइमेट अडेप्टेशन का चैप्टर देखा। फिर हमने क्या देखा, हमने सारे लाइफ प्रोसेसेस देखे एक एक करके। रेस्पिरेशन के बारे में जाना, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में जाना। फिर हमने ये भी जाना कि सॉइल, आखिर सॉइल क्यों जरूरी और क्या क्या चीज सपोर्ट करती है सॉइल, राइट। अब सॉइल के बाद फिर हमने क्या देखा, रिप्रोडक्शन एंड प्लांट्स, ठीक है। चल रहा है एक सीरियल, ये इसी सीरियल में पढ़ा और इसी सीरियल में पढ़ना जरूरी है। अब रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के एंड में मैम ने क्या बताया था कि प्लांट्स रिप्रोड्यूस करे। रिप्रोड्यूस मतलब एग्जैक्ट कॉपी या फिर अपना मतलब प्रोडक्शन एग्जैक्ट वहीं से दूसरी कॉपी की प्रोडक्शन होना। या तो वो एग्जैक्ट लुक अलाइक होगा या फिर वो सम वेरिएशन के साथ पिछली ही पेरेंट से डॉटर या डॉटर कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, वो उसकी प्रोडक्शन होगी, ठीक है। अच्छा, लास्ट में हमने क्या छोड़ा था कि ये छोड़ा था कि जब प्लांट रिप्रोड्यूस होते हैं तो एक से अनेक बनते हैं, ठीक है। अब आपका एक प्लांट अगर रिप्रोड्यूस हुआ, आपका होम गार्डन बना। अब ऐसे रिप्रोड्यूस करते चले जाए तो क्या बनेगा? फॉरेस्ट नहीं बन जाएगा। जब बहुत सारे प्लांट टुगेदर पार्टी करेंगे तो क्या बनेगा बेटा? फॉरेस्ट ही तो बनता है। तो बस फिर सीरियल में नेक्स्ट चैप्टर आ गया फॉरेस्ट, जैसा कि लास्ट में मैम बता के आई थी। क्या पढ़ेंगे? फॉरेस्ट आ गए हैं, फॉरेस्ट पे कर देते हैं फटाफट से स्टार्ट। देख लेते हैं क्या क्या पढ़ेंगे। अब भाई फॉरेस्ट, सबसे पहले तो ये जान लेंगे फॉरेस्ट क्या है, कैसे फॉरेस्ट की लाइन कैसे आ रही है पूरी, ये तो हम जान के आए हैं पिछले सारे चैप्टर से, मैंने आपको कनेक्ट करके बता दिया। अब देख लेंगे कि फॉरेस्ट आखिर है क्या, ठीक है। फिर फॉरेस्ट का क्या स्ट्रक्चर होता है मैम? स्ट्रक्चर बेटा हर चीज का स्ट्रक्चर है क्या? हर लिविंग, मैम ने आपको हर क्लास में लिविंग एंटाइटीज पे कितना जोर दिया है, राइट बेटा? दिया है कि नहीं दिया है? तो हर चीज का एक स्ट्रक्चर है, तो क्या फॉरेस्ट का स्ट्रक्चर नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि फॉरेस्ट भी क्या है? एक लिविंग एंटाइटी। फॉरेस्ट क्या है बेटा? एक लिविंग एंटाइटी है। कितने लोग इस बात को सुन के हो गए सरप्राइज? बताओ मेरे को जरा। अरे क्यों नहीं है भाई, क्यों नहीं है? बना किससे है मिलके? पेड़ पौधे, वो उसमें रहने वाले एनिमल्स, तो उन सब से मिलके बना, तो एक लिविंग ही तो एंटाइटी हो गया ना। और क्या है? फॉरेस्ट एक फिजिकल, कुछ ऐसा कुछ अलग से बाउंड्री थोड़ी है। क्या है? इन सबका जोड़ ही तो है। एडिशन ऑफ ऑल द प्लांट्स, स्मॉल प्लांट्स, ट्रीज, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, ठीक है। ऐसा तो नहीं हमारे घर की तरह कोई फिजिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल बाउंड्री ऐसी थोड़ी है। तो फॉरेस्ट भी एक लिविंग एंटाइटी। आपका फर्स्ट लेसन इस चैप्टर का कि फॉरेस्ट इज अ लिविंग एंटाइटी और इज अ डायनामिक लिविंग एंटाइटी। इस वर्ड पे आते हैं हम लास्ट में एकदम चैप्टर के, ठीक है।
फिर हम देखेंगे स्ट्रक्चर क्या है फॉरेस्ट का, हम देख लेंगे कि किस किस चीज से बन के मिला है, जैसे कि मैम ने अभी बताया किस किस चीज से बन के मिला है, तो हम कंपोनेंट्स देख लेंगे, डिफरेंट लेयर्स, कौन कौन सी लेयर्स आती हैं देख लेंगे। फिर हम इंपॉर्टेंस, जो तो हम बहुत सारे लोग जानते हैं, पहचानते हैं, प्रीच करते हैं, पर मानते नहीं है कोई भी, क्योंकि दूसरा मान जाए, हम तो सिखाने के लिए हम नहीं मानेंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपका इंपॉर्टेंस और कुछ और चीजें, ठीक है। तो मेन हमारा पार्ट ये है, ठीक है जी। लहलहाते फॉरेस्ट, किस किसने फॉरेस्ट कभी विजिट करा है? खेत किसने विजिट करा है, पहले ये बताओ, ठीक है। फॉरेस्ट किसने विजिट करा है? अब खेत और फॉरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है? खेत और फॉरेस्ट में क्या डिफरेंस है, कभी सोचा आप लोगों ने? देखो बेटा, जो नेचुरल, ये ना मैं 8th क्लास में, आप जब जाओगे, आप चैप्टर पढ़ोगे, आपका 8th में चैप्टर है, तब आप ये देखोगे कि क्या होता है, मतलब कि आपकी क्रॉप चैप्टर आएगा, क्रॉप प्रोडक्शन का, तब आप अच्छे से खेत के बारे में पढ़ोगे। पर मैं आपको छोटी सी बात बता देती हूँ कि जो फॉरेस्ट होता है वो एक नेचुरल चीज होती है, राइट। खेत क्या होता है, फील्ड्स क्या होते हैं, खेत खलियान प्रोड्यूस्ड चीज होती है, राइट। वो प्रोड्यूस होते हैं, वो नेचुरली अकर नहीं करते हैं। नेचुरली वेजिटेशन या वाइल्ड लाइफ या फिर फ्लोरा एंड फोना, हर चीज फॉरेस्ट की फॉर्म में अकर करती है। एक सिविलाइज्ड फॉर्म जिससे हम मास प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर क्रॉप कर सके या मेनी क्रॉप कर सके। क्रॉप की डेफिनेशन मैंने पहले बताई थी आपको, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में, सॉइल में भी बताई थी, तो उसके लिए खेत बन गए, ठीक है जी। अब खेत और फॉरेस्ट का कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ आपको? इतना ही अभी कंसेप्ट क्लियर करना, इतनी डिटेल में हमें नहीं जाना। तो अब आप आराम से बिना कंफ्यूज हुए फॉरेस्ट के बारे में समझ पाएंगे। फॉरेस्ट बहुत लहलहाता, अब कई टाइप के, अब आप आगे जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे, इवन अपनी एसएसटी में भी पढ़ेंगे, सोशल स्टडीज में, बाकी सब्जेक्ट्स में पढ़ेंगे, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। एक ही तरीके का फॉरेस्ट नहीं होता है। डेसिडस फॉरेस्ट होगा, आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा, फिर आपके अमेज़न के फॉरेस्ट, ध्यान है कुछ 1-2 साल पहले न्यूज आई थी कि अमेज़न में वो बुश फायर हो गई थी, इतनी ज्यादा आग थी, वो बुझ ही नहीं रही थी, राइट। तो बेटा क्लाइमेट अडाप्टेशन में हमने देखा था ना कि डिफरेंट टाइप की चीजें थी। इंसान की अडाप्टेशंस बदल जाती हैं, प्लांट्स की अडाप्टेशन बदल जाती हैं, तो फॉरेस्ट की भी तो अडाप्टेशन बदलेंगी ना। अब एंटार्क्टिका में ऐसे फॉरेस्ट क्या करेगा? एंटार्क्टिका में ऐसा फॉरेस्ट होगा तो इस पे तो क्या होगी, ये सरफेस एरिया ज्यादा दे रहा है तो क्या करेगा, इस पे तो स्नो इकट्ठी हो जाएगी और ये प्रेशर से दब जाएगा, खराब हो जाएगा। तो हमें कुछ ऐसा चाहिए, जैसे वहां के क्या होते हैं, घर होते हैं, इस तरीके से होते हैं ना, हार्ट शेप्ड, ताकि वो ऐसे फ्लोर आउट नीचे कर जाए। तो हर जगह की अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है, ठीक है। अब कैसे बने कि किन चीजों से मिलके बने हुए हैं ऑटोट्रॉप्स। देखो हमारे कितने ऑटोट्रॉप्स दिख रहे हैं पीछे। क्यों ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स? बिकॉज दे फॉलो अ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दे मेक फूड ऑन देयर ओन, राइट। दे फॉलो अ प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, जिसमें कि वो सनलाइट ट्रैप करते हैं। उनके पास ग्रीन है तो उनके पास क्लोरोफिल है, उनकी रूट्स नीचे से पानी ले रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वो एयर से ले रहे हैं, यानी कि हम से ले रहे हैं, ठीक है। एंड दे प्रिपेयर फोटोसिंथेसिस, इस वजह से उनकी चेन चलती है। अब उनकी चेन चलती है तो हम उन्हें कंज्यूम करते हैं, बाकी एनिमल उन्हें कंज्यूम करते हैं, चाहे प्राइमरीली कंज्यूम करे चाहे सेकेंडरी तरीके से कंज्यूम करे। अभी प्राइमरी सेकेंडरी क्या है ये भी हम इस चैप्टर में आगे चलते हुए देखेंगे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा डायग्राम है, इसे अप्रिशिएट करो यार, कितना अच्छा किसी ने ढूंढ के लगाया है ना। अच्छा, अब इंट्रोडक्शन तो मैं इतना सारा देके आई हूँ, पर जो आपकी बुक का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा वो भी देखते हैं। अब एंशिएंट टाइम में क्या था कि वी यूज्ड टू लिव इन फॉरेस्ट। किस में रहती थी? एंशियंट्स, कहते हैं ना नोमैड्स। नोमैड्स क्या होते हैं? अभी आपके इससे रिलेटेड टर्म नहीं, बट नोमैड्स आर द पीपल हु जो एक जगह से हु कीप वॉन्डरिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो एक जगह से दूसरी जगह, वो एक इधर गए 1 महीना रुक ले, वहां पर अपना छोटी सी बनचारे जिन्हें कहते हैं, राइट, अपनी हट डाली, खाना पीना खाया, ठीक है, फिर उठ के in the search of food and shelter दूसरी जगह चले गए। Nomads are the people who wander from one place to another in search of food and shelter, ठीक है। उनका कोई एक पर्टिकुलर घर नहीं होता, जैसे हमारा स्थायी घर है ना। ये आप सारा क्रॉप में पढ़ोगे क्लास 8 में, मैं थोड़ा ग्लिम्स दे रही हूँ क्योंकि इसके बाद हमें अटैच क्लास 8 की बायोलॉजी करनी है ना फिर बाद में। अच्छा जी, फिर क्या कह रहे हैं, एंशिएंट टाइम में सबको पता है अर्ली मैन्स कहाँ रहते थे? केव्स में। दोस केव्स यूज्ड टू बी इन द फॉरेस्ट, राइट, है ना। मोगली
Nowadays we live in cities. अब ये cities कैसे बनी, cities बनी कैसे? ये ब्लू येलो कलर विजिबल नहीं है ना, मैं डार्क कलर ले लेती हूँ। अरे we live in forest, मतलब प्रिमिटिव बींग्स यानी एंशियंट बींग्स रहते थे फॉरेस्ट में, हम रहते हैं शहरों में, सिटीज में रहते हैं हम, बिल्कुल ठीक है। अब सिटीज कैसे बनती हैं? ऊपर से दूसरी धरती तो दे नहीं दी भगवान ने, कैसे? बिल्कुल हम क्या करते हैं, हम फॉरेस्ट को कट करते हैं, फॉरेस्ट को कट करके प्लेन लैंड हो गई, वो लैंड हम किस लिए, रेजिडेंट पर्पस के लिए यूज कर लेते हैं, ठीक है। आपने कई बार देखा होगा, कई जगह आप लोगों के घर के आसपास भी ऐसी होंगी जहां पर पहले हमेशा आपको सिर्फ ग्रीन बेल्ट मतलब जहां पे सिर्फ प्लांट्स ही प्लांट्स होते हैं, ऐसा कुछ दिखता होगा। अब आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग सोसाइटीज वहां पे नजर आने लगी, तो कैसे वहां पे रेजिडेंट हुआ? उनको काटा गया, वहां से वो लैंड को लिविंग लैंड में कन्वर्ट कर दिया, यानी बैरन लैंड में। अब उस पर कुछ उगेगा तो है नहीं, कंक्रीट बन गया। इसीलिए कहते हैं ना, वी इनहैबिट द जंगल ऑफ कंक्रीट, क्योंकि हम किस में रहते, कंक्रीट से बने घरों में। हमने अपने नेचुरल फॉरेस्ट को काट के जंगल ऑफ कंक्रीट बना दिया है, राइट, इन दैट प्लेस। इसीलिए ये एक बहुत फेमस सी सेइंग है, ठीक है। एंड टाउन्स फॉर फॉरेस्ट, अच्छा ये तो मैंने आपको बता दिया। फिर हाँ, नेचुरल रीन्यूएबल रिसोर्स। अब फॉरेस्ट कौन सा रिसोर्स है आपको पता है? पढ़ते हैं आप ये चीज, मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था। रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल, रीन्यू जिसको आप रीन्यू कर सके, मतलब जो बार बार रीन्यू हो जाए, बन जाए, ठीक है, आपके लिए, आपके पास इनडेफिनेटली अवेलेबल हो। नॉन रीन्यूएबल, नॉन जो नहीं रीन्यू हो सके, राइट। पर ऐसा नहीं है कि रीन्यूएबल का मतलब तो ऐसा इनफाइनाइट नहीं होता, इट्स लाइक कि वो इनडेफिनेट है, बहुत ज्यादा है, उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा, पर खत्म वो भी हो सकता है। जैसे अब हमारा ग्रीन बेल्ट सारा ओवर होता चला जा रहा है, तो कहने को तो हम इसे अभी भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज में डालते हैं, पर टेक्निकली दिस इज रॉन्ग। रिन्यूएबल कहाँ बचे, सारे तो खत्म होते जा रहे हैं। इसीलिए इंडेंजर्ड स्पीशीज में डाल देते, गवर्नमेंट बैन लगा देते कि भाई नंबर डाल देती। आपने कई बार देखा हाईवे पे जाते हो तो ट्रीज के ऊपर नंबर्स लगे होते हैं, काउंटिंग करके रखती कि अगर ये पर्टिकुलर ट्री यहाँ से कट गया तो वील फाइन सम पर्सन, वील इसके ऊपर मतलब पूरा एक मतलब सजा है, जो भी है पूरा एक अलग से सीन चलता है इसका, ठीक है। पर हम बुक के अकॉर्डिंग जा रहे हैं और कहते भी इसे हम रीन्यूएबल रिसोर्स है, ठीक है। अब दिस इज होम टू मेनी, जैसा कि मैंने बताया बहुत सारी क्या है, हाँ जी। तो बेटा क्या हम देख रहे थे, हम देख रहे थे कि रीन्यूएबल रिसोर्स है, ठीक है। अब क्या है, हैबिटेट, बहुत सारी चीजों को नेचुरल हैबिटेट देता है, जैसे कि बहुत सारे प्लांट्स, वाइल्ड लाइफ, छोटे छोटे इंसेक्ट्स, इतनी क्यूट क्यूट बर्ड्स। बेटा पता है आपको एक चीज बताऊं, इतनी चीजों को ये इनहैबिटेट देता है कि कई स्पेशीज तो हमें आज तक पता भी नहीं कि वो एग्जिस्ट करती हैं। ऐसा मत सोचो हमें जितनी बर्ड्स हमने देख ली, जितने एनिमल्स हमें पता हैं, गूगल जिन्हें कर लेते हैं सिर्फ वही, या फिर जितने प्लांट्स की स्पेशी हम गूगल करके देख लेते, ना ना ना, गूगल को भी सब नहीं पता। जब कुछ जो चीजें ढूंढे ही नहीं गई, गूगल पापा को भी वो कैसे पता होंगी, ठीक है ना। चलो आ जाओ फटाफट देखते हैं इस चैप्टर को, क्योंकि बेसिकली थ्योरेटिकल चैप्टर है, समझने लायक इसमें इतना कुछ है नहीं। आप सुनेंगे आपको सब याद होता चला जाएगा। अब मेनी ट्रीज, ट्रीज भी बेटा आपको पता है कई तरीके की ट्रीज होती है, जैसे कि आपकी क्या होती है बच्चा, है बच्चे यार, इतना अच्छा लग रहा है मुझे, पता है अभी भी ये ध्यान आ रहा है कि घर जाके इतनी सारी मिठाई वो रखी है, वो वाली मिठाई रखी है, वो खानी है मुझे। अच्छा जी, मेनी ट्रीज, आप लोग मुझे मिस करते रहना, बेशक लास्ट क्लास है ये, ठीक है। जैसे कौन कौन सी, मैंगो की ट्री होती है, गुआवा की ट्री होती है, ठीक है। अब कई ट्रीज से हम क्या करते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, सुना है, शीशम की लकड़ी से बना लिया, सांगवान की लकड़ी से बना लिया। तो आपके जो बेटा नाम आपकी बुक में दिए हुए ना, वो क्रूशियल नेम्स होते हैं, उन पे टीचर क्वेश्चन पूछ सकती है, इसलिए एग्जाम्पल में आप ये नेम्स को ध्यान रखा करें। जैसे कि साल की ट्री, टीक, सीमल, शीशम, नीम, नीम कितना ज्यादा बेनिफिशियल ट्री है, कितना बेनिफिशियल, एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटी फंगल, एंटी पैरासाइटिक, कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं। पलाश की ट्री, फिग की ट्री, फिग पता क्या होती है, ड्राइड फिग, अंजीर, अंजीर आपने तो ड्राई फॉर्म में देखी होंगी, एक बार गूगल करना। फिग भी अच्छी, मतलब नेचुरल फॉर्म में, जहां उगती है ना, जैसे जिन जगहों पे वहां पे खाई जाती है, ठंडी जगहों पे उगती है, क्योंकि बहुत गर्म होता है ना, ड्राई फ्रूट है ये, मतलब ड्राई फ्रूट तो ड्राई करके होता है, उससे पहले तो फ्रूट ही होता है।
खैर, आंवला, बैम्बू, बैम्बू पता है ना, एक रात में ग्रास, लॉन्गेस्ट ग्रास होती है, एक रात में इतनी ज्यादा उग जाती है। एंड देन योर कचनार, कई बार सॉन्ग्स में आप लोगों ने नहीं सुना होगा, पहले आता था कचनार की कलियां, बहुत अच्छी स्मेल आती है, ठीक है। और इस तरीके के बहुत सारे। अब द फॉरेस्ट ऑल्सो कंटेन्स, ये तो हो गए प्लांट्स, ये तो हो गए हमारे प्लांट्स। इसके अलावा फॉरेस्ट के पास क्या है? फॉरेस्ट के पास है इंसेक्ट्स प्लस बहुत सारे एनिमल्स, फिर है हमारे पास बटरफ्लाईज, जैसे कि इंसेक्ट्स में आते हैं ना हनी बीज, बर्ड्स हैं बहुत सारी जो कि क्या करते हैं, पॉलिनेशन में। ये तो हमने देखा था ना, हमने पढ़ा था जब रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट, उसमें फ्लावर की पॉलिनेशन कैसे हो रही थी, जो कि एजेंट्स थे जैसे हनी बीज, ठीक है, कुछ बटरफ्लाईज, एयर विंड, वो तो फिजिकल थे, हमारे लिविंग थे ये, ठीक है। तो ये पॉलिनेटर्स भी कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट के लिए। हाँ, ये हम देख के आए थे, मैम ने हमें बताया था। अच्छा जी, अब स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेस्ट क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेस्ट हमारी है, ठीक है। अब क्या है, प्लांट्स। अच्छा, अब मैंने यार एक सेकेंड, हाँ दोबारा से पॉइंट पे आते हैं। अब हमने क्या देखा था इंट्रोडक्शन में, कि हम देखेंगे, हमने जान लिया फॉरेस्ट क्या है, ठीक है, किन किन चीज से बन के बना है। फिर हमने देखा था कि हम स्ट्रक्चर भी देखेंगे, क्योंकि हर लिविंग चीज का एक स्ट्रक्चर होता है। और हमारा फॉरेस्ट क्या है? फॉरेस्ट इज अ लिविंग एंटाइटी, फॉरेस्ट इज अ लिविंग एंटाइटी। तो अब फॉरेस्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? आपने देखे हैं बहुत डिफरेंट हाइट्स ऑफ ट्रीज होते हैं। कई बार आप देखोगे कि इतनी ज्यादा, मतलब बुर्ज खलीफा जितनी तो नहीं, पर हाँ उन्हें आप फॉरेस्ट का बुर्ज खलीफा कह सकते हो, राइट। तो इतनी लंबी ट्रीज होती हैं, इतनी लंबी ट्रीज होती है, और वो जब एक साथ इतनी उगी होती हैं, तो आप अगर कभी इस फॉरेस्ट में घुस जाओगे ना, तो अंधेरा ही अंधेरा दिखेगा। जैसे मैं कौन सी फिल्म बताऊं यार, कई बार ना हॉलीवुड फिल्म्स में दिखती है चीज, ठीक है, बहुत डार्क डार्क दिखते हैं ना, इसलिए फॉरेस्ट का नाम आता है डार्क। जैसे कोई सा भी यार, अब ट्वाइलाइट ले लो, ट्वाइलाइट में काफी दिखता है, मैंने भी इतनी देखी नहीं है, ट्वाइलाइट की ग्लिम्स ही देखी है। तो ऐसी कई है, मतलब वहां की तो उन लोगों की, तो उसमें दिखता है कि वो क्यों इतना डार्क होता है, क्योंकि बेटा जब इतनी बड़ी बड़ी ट्रीज ऊपर एक साथ लग गई, ठीक है, तो जो सनलाइट की कैपेसिटी है टू पीप इनसाइड द फॉरेस्ट, वो तो घट गई, राइट। नीचे वालों को जो सनलाइट है मिलनी कम हो जाएगी, राइट। इसीलिए क्या करना पड़ेगा, उन्हें आश्रित होना पड़ेगा उन बड़ी ट्रीज पे। इसीलिए आप समझ आए, वो क्लाइंबर्स जो हमने देखे थे, वो क्लाइंबर्स कैसे बनते हैं, जब उन्हें उनकी सनलाइट ही नहीं मिल रही, तो खाना पीना किससे लेंगे भाई, बड़ी ट्रीज से तो उन्हें चपटना पड़ेगा आके। तो इसीलिए वो उनके अराउंड सराउंड करके उन्हें ग्रो करते हैं, ताकि उन्हें वहां से सनलाइट इजीली मिले। अच्छा ठीक है, ये तो हो गई आपकी एक अलग बात। पर अब आपके पास हुई लंबी ट्रीज, जिन्हें हमने कैटेगरी में रख दिया ट्रीज की। फिर आपके पास होती है एक चीज जिसे हम कहते हैं श्रब्स, और एक होती है हर्ब। और ये हम फर्स्ट और सेकंड क्लास से पढ़ रहे हैं, पर आई बेट बहुत सारे लोग इसमें हमेशा ही कंफ्यूज होते हैं। अब श्रब क्या होती है? एक तो श्रब में आ सकती है झाड़ियां, सूखी झाड़ियां। दूसरा, हमेशा श्रब का मतलब ये नहीं वो सूखी झाड़ियां ही होंगी, कई बार वुडी, मतलब जो ट्री के जितना ना हो, छोटा। आपने देखे वुड, मतलब टहनियां निकली होती है, उसके अराउंड पत्तियां होती है, गार्डन्स में बहुत होता है वो, जिससे हम बहुत ज्यादा सुंदर सुंदर से क्रीचर, उनके एलिफेंट वगैरह काट के बना नहीं देते हैं गार्डनर वगैरह, वो दिखते हैं। अब कई बार हम देखते हैं इनका पर्पस क्या है, इन पे ना फ्रूट आ रहा, ना प्लांट, मतलब ना कोई फ्लावर आ रहा, बट वो स्टिल वो ग्रीन तो होती है, और हल्की हल्की उनमें वुडी टहनियां होती हैं, तो उन्हें भी हम श्रब्स कहते हैं। श्रब्स क्या होते हैं? वुडी, जिनमें छोटी टहनियां होती है, ट्रीज से छोटी होती है, और ग्रीन आपकी लीव्स होती है, राइट। और क्या होती है, और हाँ मतलब वो, और झाड़ियां भी, सूखी झाड़ियां भी श्रब्स की कैटेगरी में आती है। देन कम्स जो हर्ब्स, हर्ब्स जैसे जिनसे हम मेडिसिन, जो बहुत यूजफुल स्मॉल प्लांट्स है, वही ट्रीज से छोटे प्लांट्स, पर वो जैसे आयुर्वेदा में बहुत सारे हर्ब्स यूज होते हैं, ठीक है, वैसे इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है हर्ब्स, एच को हम साइलेंट लेते हैं, पर हम इंडियंस हम हर्ब्स ही बोलते हैं, तो वी आर फाइन विद इट, ठीक है, ओके। तो हर्ब्स होते हैं जो कि जिनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, या फिर आप उन्हें खाने पीने में, या फिर अपनी मेडिसिन में, या फिर अपने कॉस्मेटिक्स में, इन चीजों के लिए हम यूटिलाइज कर सकते हैं, वो हो जाती है हर्ब्स की कैटेगरी। तो श्रब्स और हर्ब्स की हाइट ऑलमोस्ट सेम या कम ज्यादा भी हो सकती है, बट वो ट्रीज से छोटे होते हैं, और दोनों में डिफरेंस है कि वो थोड़े यूजलेस है, मतलब वैसे यूजलेस नहीं, क्योंकि वो कुछ चीज बेयर नहीं कर रहे। और हर्ब्स तो हमें पता ही है, हर्ब्स का जो भी है, मतलब बता दिया मैंने आपको, ठीक है। फिर हमारे पास, अच्छा ये तो हमारी होगी तीन चीजें। अब ट्रीज क्या, अब स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा हमारे पास? एक तो होगा
कैनोपी और एक अंडर स्टोरी। अब अंडर स्टोरी मतलब फर्स्ट स्टोरी, सेकंड स्टोरी, थर्ड स्टोरी, इससे सुना है हमने। तो टॉप फ्लोर हो गया, टॉप फ्लोर के अंडर जो स्टोर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? फ्लोर्स को अंडर स्टोरीज है ना, राइट। तो एक तो टॉप मतलब जो ट्रीज हो गए दे आर कैनोपी, जो लंबे ट्रीज हो गए दे आर कैनोपी, एंड उसके बाद होते हैं अंडर स्टोरी, राइट। उसके बाद अंडर स्टोरी होते हैं। अच्छा अब देखो बेटा कैनोपीज कैसे होते हैं, मैं आपको एक कैनोपी दिखाती हूँ आपको एक कैनोपी। इधर आना सर, इधर आना। अभी यार देखो तुम ना लाइव एग्जांपल से समझो। अब जैसे ये सर है, ये लग रहे हैं ना कैनोपी, ऐसे मत खड़े हो, ऐसे खड़े हो जाओ। तो देखो अब देखो कैसा है, ये सर है, ठीक है। अब ये हाइट डिफरेंस है हम दोनों में, राइट। तो अब मैं अगर देखूं और हमें आप एक फॉरेस्ट मान लो, तो मैं अंडर स्टोरी हो गई, राइट, और सर हो गए जो ये पता नहीं क्यों ऐसे खड़े हैं, वो हो गए कैनोपी से। तो ठीक है, ये ऋषभ सर है, वैसे फिजिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है। तो एक बार सर साइड तो हो थोड़ा सा, तो यार देखो कैसे खड़े हैं सर, मान भी नहीं रहे हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये है हमारी लंबी ट्रीज, ठीक है। इसके बाद ये शॉर्ट ट्रीज हो गए, ये हमारा टॉप फ्लोर बना रहे हैं। जैसे देखो इधर आना सर, अब देखो, ठीक है। अब ये हो गई सर जितनी ट्रीज, ठीक है। इनको मान लो आप मेरे जितनी ट्रीज, तो ये कैनोपी लेयर हो गई, यानी कि छत बना रही है ये फॉरेस्ट का। अगर मैं फॉरेस्ट को एक लिविंग एंटाइटी मान रही हूँ, स्ट्रक्चर मानू, तो ये छत बना रही है, ठीक है। फिर आ गए आपकी स्मॉल ट्रीज, ठीक है, जो अंडर स्टोरी हो गई। फिर आपके आ जाएंगे श्रब्स, फिर आपके आ जाएंगे हर्ब्स, ठीक है। फिर और बिल्कुल ही ग्रास आ जाएगी फिर आपकी। तो इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर होता है फॉरेस्ट का, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। तो बेटा हमारी कैनोपी कैसी थी, एक बार बताना आप मुझे कमेंट्स में। इतनी जबरदस्त कैनोपी आई हमारी ठीक है। अच्छा उसके बाद कहाँ थे हम? हाँ ठीक है, तो ये आपकी कैनोपीज हो गई, आपकी अंडर स्टोरी हो गई, ठीक है। आपने लाइव एग्जांपल से देख लिया। मैंने सर को बड़ा रिक्वेस्ट करा था, सर मान नहीं रहे थे। मैंने कहा, सर ने फिर कहा चलो चलो अब मेरे को ट्री बनना है, तो मैं फिर ग्रीन बन जाऊंगा। सर बिल्कुल ही नहीं मान रहे थे आने के लिए, सर से बड़ी अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ी हैं। अच्छा फिर कैनोपी ये रही, देखो अब देखो ना आप, ये देख रहे हो ना, दोबारा से आने एक बार सर, ये देखो, अब ये देख रहे हो, एक बार सर साइड हो ना, इधर आ जाओ। कैनोपी और अंडर स्टोरी, ये देखो अंडर स्टोरी अगर यहाँ से शुरू हो रही है तो ये हाइट डिफरेंस हो गया ना कैनोपी में। जैसे देखो इधर आओ, इधर है ना सर। अब ये देखो अगर ये कैनोपी है, अंडर स्टोरी यहाँ से शुरू हो रही है, तो ये एक हाइट डिफरेंस हो गया, ठीक है, छत और अंडर स्टोरी के बीच में, ठीक है। तो मतलब ये इसी तरीके से, बस अब तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कैनोपी और अंडर स्टोरी का डिफरेंस है ना, ठीक है। थैंक यू सर, ठीक है। अब क्या है, अपर मोस्ट ब्रांचेस एंड लीव्स ऑफ टॉल ट्रीज को हम क्या कहते हैं? कैनोपी कहते हैं, जो कि रूफ की तरह, छत, जैसे वो मेरे ऊपर छत, वो मेरे साइड में छत ही दिख रहे थे, राइट। अब क्या होता है, इट इज द हाईएस्ट लेयर ऑफ वेजिटेशन, वेजिटेशन ही तो है, ट्री है तो वो सबसे ऊपर वाली लेयर है वेजिटेशन की, ठीक है। द ब्रांच पार्ट ऑफ द ट्री अबव द स्टेम इज नोन एज द क्राउन ऑफ द ट्री। अच्छा जी, अब ये जो स्टेम्स है, टहनियों के ऊपर का जो ये हिस्सा होता है ना बेटा, ये वाला हिस्सा देख रहे हो आप, जहां पर सिर्फ लहलहाता ग्रीनरी होती है, ये हिस्सा ले लो, इसको कहते हैं क्राउन ऑफ द ट्री। जैसे सर का, जो मेरा सर है और जो सर का सर था, दैट इज द क्राउन, जहां पर आप क्राउन पहनते हैं, कहां पहनते हैं? अपने हेड पे। तो अगर ट्री को क्राउन पहनाओगे तो कहां पहनेगी ट्री क्राउन? यहाँ पे तो पहनेगी ना ट्री क्राउन। तो ये क्राउन एरिया ऑफ द ट्री हो गया, ठीक है। और हाईएस्ट लेवल ऑफ वेजिटेशन इज द कैनोपी, राइट। कैनोपी ऋषभ सर के लिए बताओ मेरे को, थैंक यू बोल दो यार एक बार उसमें कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अच्छा अब अंडर स्टोरी में द डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लेयर्स फॉर्म ड्यू टू डिफरेंट क्राउन्स। अब क्राउन्स तो सबके पास है, मतलब आई मीन कि सबका ऊपर वाला एरिया क्राउन एरिया ही होता है, हेड रीजन को हम क्राउन एरिया भी कह देते हैं। अब अंडर स्टोरी क्या है, जो और हॉरिजॉन्टल लेयर, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मतलब सीधे खड़े, देखो हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल क्या होता है, ऐसा होता है। तो और हॉरिजॉन्टल लेयर जो आपके कैनोपी से जो छोटे होते हैं और डिफरेंट, ये नहीं कि एक ही हाइट होगी, उनकी डिफरेंट हाइट्स हो सकती है। कोई ट्री इतना बड़ा, फिर इतना इतना इतना, ठीक है, पर कैनोपी से छोटे, वो हो गए आपके अंडर स्टोरी। अच्छा आप कॉन्स्टिट्यूएंट्स पे आ गए कि मिलके किनसे बना है। हमने देख लिया था मिलके किनसे बना है, मोटी मोटी सी बस वही बात है। इंट्रोडक्शन में चैप्टर समाप्त हो जाता है, अगर समरी लो और इंट्रोडक्शन लो तो चैप्टर की एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, द टॉप लेयर कंसिस्ट ऑफ द जायंट एंड टॉल ट्रीज। टॉप लेयर किससे होती है?
जायंट और टॉल ट्रीज जिसे हम कह देते हैं कैनोपी। उसके बाद आ जाते हैं आपके श्रब्स एंड हर्ब्स। जिस डायरेक्शन में आपके उस स्लाइड पे लिखा था ना जब सर आए थे उससे पहले, कैसे प्लांट्स मतलब आपके ट्रीज, देन श्रब्स, देन हर्ब्स। ठीक है, तो ट्रीज में आपकी कैनोपी और अंडर स्टोरी वाली हर ट्री आ गई, आपकी लंबी वाली भी आपकी, बाकी डिफरेंट वैरायटी की भी। ठीक है, तो श्रब लेयर इट हैज many shrubs and bushes of approximately 1 to 2 मीटर। ठीक है, श्रब्स और बुशेस की क्या हाइट हो जाती है? श्रब्स मोस्टली आपको 3 मीटर तक दिख जाएंगे, हर्ब्स 1 से 2 मीटर तक भी, इससे छोटे भी थोड़े हो सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम द फॉरेस्ट फ्लोर, हाइट कहाँ से नापी जाती है? ग्राउंड से ही तो नापी जाती है ना, फ्लोर से ही तो खड़े हो आप, यहीं से तो नापेगी। ठीक है, तो फॉरेस्ट फ्लोर से 1 या 2 मीटर की हाइट पे जो होते हैं वो हर्ब्स और श्रब्स हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या होता है? इट मेक्स डेंस लेयर एट सम प्लेसेस ऑफ फॉरेस्ट वेयर इनफ सनलाइट इज प्रेजेंट। जहां पर ये कहां आपको ज्यादा मिलेंगे बेटा? अब देखो, अगर बहुत ज्यादा कैनोपी है तो मैंने क्या बताया था, अंदर सनलाइट पीप होनी मुश्किल, अंदर सनलाइट पीप होनी मुश्किल, तो क्या होगा? अब सनलाइट पीप होगी तो नीचे वेजिटेशन कैसे हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। अब जहां क्या होता है, खुले गार्डन्स में तो आपको चीजें दिखती हैं, तो इसीलिए जहां पर सनलाइट जिस भी जगह पे, जिस फॉरेस्ट में प्रॉपर आ जाती है, वहां पर ये प्रेजेंट होती है। अच्छा जी, फिर से देख लो, ये सब क्या है? ये क्राउन ऑफ द ट्री का, ये इसका क्राउन। ठीक है, ये इसका क्राउन। अब ये छोटी वाली ट्री का ये रहा क्राउन, जो ऊपर का स्टेम के ऊपर का, ब्रांचेस के सराउंडिंग का जो एरिया होता है, जहां पे पूरा का पूरा ग्रीन पार्ट कवर होता है, वो होता है क्राउन ऑफ द ट्रीज। तो ये तो आपकी सबसे बड़ी ट्री की लेयर, आपकी टॉप ट्री, फिर आपकी स्मॉल ट्री आ गए, फिर आपके आगे इंटर लेयर प्लांट्स, ये वाले जो मैं आपको बता रही थी, ऐसे 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 जो क्रीपर्स होते हैं जो ट्रीज के, क्योंकि उन्हें सनलाइट इनफ नहीं मिल रही तो क्या करेंगे? काम करने का मन नहीं है, हमें कुछ नहीं करना, हम तो एक काम करते हैं, इसके भरोसे हो जाते हैं, ये अपना खाना बना ही रहा है, उसी से खाना हम चूस लेंगे बिगर बात में, ना हम उसे रेंट देंगे रहने के लिए और उसका खाना और चूस लेंगे। तो वो हो गए आपके इंटर लेयर प्लांट्स, बीच के लेयर के प्लांट्स। ठीक है, इन सब के। फिर आपके आ गए श्रब्स, 1 से 3 मीटर की हाइट, फिर आपके छोटे छोटे से हर्ब्स, फिर आपके ग्रासेस भी आ जाते हैं। और सबको क्या सपोर्ट कर रहा है? सॉइल कर रहा है। सॉइल चैप्टर में देख के आए थे, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में भी देखा था। आप कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आपका अंडर स्टोरी, अंडर स्टोरी में क्या क्या चीजें मिला के अंडर स्टोरी बनती है? कैनोपी तो बनती है आपके सिर्फ टॉप मोस्ट ट्रीज के क्राउन से मिला के, तो हर्ब लेयर और श्रब लेयर। ठीक है, ठीक है, इट इज द लोएस्ट लेयर। अब बेटा क्वेश्चन आएगा आपको, हाईएस्ट लेयर ऑफ वेजिटेशन कैनोपी, lowest level of vegetation in the forest, shrubs and herbs, shrubs and herbs is the lowest level of vegetation, highest level of vegetation canopy, right? Most of the plant in herbs layer have short lifespan, है ना? छोटा प्लांट, ट्रीज तो आपने देखा है, बैनियन ट्री या कुछ ट्रीज कितने सालों तक होती हैं, कितने ज्यादा सालों तक होती हैं, पर श्रब्स और हर्ब्स की लाइफ क्या होती है? सिमिलरली कम होती है। जैसे धनिया कितनी जल्दी ग्रो, वो उसी तरीके से ग्रो भी उतनी जल्दी होता है। जैसे इंसेक्ट्स की, चीटों की लाइफ कितनी कम होती है, तो वो बनते भी उतनी जल्दी है, उनको 9 मंथ्स का स्पैन थोड़ी लगता है, उतनी जल्दी बनते, उतनी जल्दी दे कम टू एंड। तो धनिया आपने देखा कितनी जल्दी उगता है, एक रात में उग जाता है फटाफट से, है, फिर वो, और नहीं उसे कंज्यूम करते हम तो फिर वो सूख भी कितनी जल्दी जाता है। आपका मिंट हो गया, ये सब आपके हर्ब्स वगैरह, तो इनकी लाइफ स्पैन छोटे होते हैं। तो फॉरेस्ट फ्लोर प्लांट्स फाउंड हियर आर स्मॉल एज मोसेस, लिवरवर्थ, लाइकेंस। ठीक है, फ्लोर प्लांट्स जैसे मॉसेस, ठीक है, हरे हरे से होते हैं, राइट। फिर आपके लिवरवर्ट्स और लाइकेंस। ठीक है, मेनी काइंड्स। अच्छा, और आपके क्या मिलेंगे? जैसे मैंने बताया था, इंसेक्ट्स, वर्म्स होंगे, अर्थ वर्म्स, या बहुत सारे जिन्हें सॉइल सपोर्ट करती है। हमने सॉइल में भी देखा था कि उसके अंदर बीच में क्या होते हैं, वो सपोर्ट करने के लिए होते हैं ना, वो क्या कहते हैं, बहुत सारे वर्म्स जो कि हेल्प ही करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने में। ठीक है, और क्या होता है, सॉइल के फ्लोर पे डेड एंड डिकेड पार्ट भी होगा। अब क्यों नहीं होगा बेटा? एक बात बताओ, अगर बड़ी सी ट्री पूरी उसकी डेथ हो गई, ट्री खत्म हो गई, तो पूरी गिरेगी क्या फ्लोर पे? ठीक है, श्रब्स खत्म हो गई है, ट्री से पत्तियां टूट रही हैं, ट्री की ब्रांच टूट रही है, ट्री की बार्क छड़ रही है, कुछ भी हो रही है, इंसेक्ट्स वहां पे जी रहे हैं, इंसेक्ट्स मर रहे हैं, तो वो कोई बाहर आके उनका अंतिम संस्कार थोड़ी हो रहा है, वो सब कहाँ, वो उस फ्लोर पे तो कलेक्ट हो रहे हैं। तो मतलब क्या होगा, फॉरेस्ट का फ्लोर हमेशा डेड एंड डिकेड पार्ट बहुत सारा होगा फॉरेस्ट के फ्लोर पे, राइट। हमने क्या पढ़ा था सॉइल में? हमस नाम की एक चीज पढ़ी थी, किससे बनी होती है? डेड एंड डिकेड पार्ट से।
क्या उसका स्पेशलिटी थी कि वो जितनी सॉइल में होगी उतनी सॉइल फर्टाइल होगी, रिच होगी न्यूट्रिएंट्स में, राइट। तो अब देखो इसीलिए कितना अच्छा सर्कल है कि चीजें वहीं उग रही हैं, वो वहीं गिर जाती हैं अपनी खत्म होके, वहीं वो फिर से नरिशमेंट दे देती है उस सॉइल को, दोबारा वहीं उग जाती हैं। वहीं बाहर से उन्हें कोई लाके कुछ दे थोड़ी रहा है। आप समझ रहे हो सॉइल फॉरेस्ट अपने आप फंक्शन कैसे करता है, रिन्यूएबल लिविंग एंटाइटी कैसे है, एक सर्कल में कैसे काम कर रहा है, क्योंकि अपने आप ही रिन्यू होता रहता है, अपने आप को अपने आप ही क्लेंस करता रहता है, अपने आप ही बढ़ाता है, उसे कोई एक्सटर्नल सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है बेटा, ठीक है। ये ना आपके डेड एंड डिकेइंग पार्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट और फीसीज भी, जो भाई एनिमल खा रहे हैं तो फिर दे विल एक्सक्रीट आउट ऑब्वियसली, राइट। अच्छा आप कंपोनेंट्स पे आ गए हम। कंपोनेंट्स क्या हैं आपके, देख लो बेटा, आपको पूरे एक चार्ट से बता रहे हैं। अब आपके कंपोनेंट्स है, एक तो एनिमल्स हमने देख लिया था, प्लांट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स है आपके, कैनोपी है, अंडर स्टोरी है, उसमें स्मॉल ट्री है, उसमें आपकी इंटरलेयर प्लांट्स थे, फिर आपके श्रब्स थे, फिर अर्ब्स थे, ग्रासेस भी होते हैं, ठीक है। और आपके इंसेक्ट्स, वर्म्स थे, मॉसेस थे, लाइकन्स थे, लिवरवर्ट्स थे, ठीक है। और आपके इंसेक्ट्स और प्लांट्स और वो आपके बर्ड्स तो हैं, ठीक है। फिर आपके फंजाई, फंगस भी तो उगती है, देखते हो ना, फंगस उग जाती है पेड़, लकड़ी पे तो उगती है फंगस। फिर आपके प्रोटिस्टा एंड बैक्टीरिया, इसमें बैक्टीरिया यूनिसेलुलर्स, एक तो होते हैं बैक्टीरिया, एक प्रोटिस्टा, बड़े होके आराम से पढ़ोगे प्रोटिस्टास क्या होते हैं, प्रोटिस्टा एंड बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर्स, मतलब प्रोटिस्टा एसेंशियली नॉट नीड टू बी यूनिसेलुलर, मैं बैक्टीरियास के लिए कह रही हूँ, ठीक है। अच्छा जी आगे चलते हैं। अच्छा कौन कौन से, अगर मैं कंपोनेंट्स देखूं तो ये तो हमारे पूरे कंपोनेंट्स हो गए। आप कैसे लिख सकते हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स थे, एक तो थे हमारे एनिमल्स, ठीक है, आप अपने बर्ड इंसेक्ट इसी में काउंट करो, प्लांट्स थे, मतलब मत करो मैं बता रही हूँ। फिर आपके एक होती है कैटेगरी डिकम्पोजर, इसमें बहुत सारी चीजें एक साथ क्लासिफाई हो जाती हैं। फिर एक होते हैं स्कैवेंजर। अब हमें एनिमल और प्लांट तो अच्छे से पता है, हमने कई चैप्टर्स में पढ़ भी लिया है प्रीवियस चैप्टर्स में। डिकम्पोजर और स्कैवेंजर अच्छे से समझेंगे कि डिकम्पोजर आपके जो बाकी इंसेक्ट्स होते हैं, पॉलिनेटर्स होते हैं, वो इन्हीं कैटेगरी में कहीं ना कहीं फिट हो जाते हैं, या कुछ रहे तो एनिमल्स में, ठीक है। आगे आ जाओ। हाँ जी कॉम्पोनेंट। अब नॉन लिविंग एनवायरनमेंट ऑफ फॉरेस्ट क्या करता है, नॉन लिविंग मतलब क्या बेटा, अब हर चीज को पता है। हमने क्या देखा था फर्स्ट चैप्टर से, हम पढ़ रहे हैं ग्रोथ के लिए हमें क्या चाहिए, वी नीड न्यूट्रिशन, वी नीड एनर्जी टू ग्रो, एंड एनर्जी हमें कहाँ से आती है, फूड वी ईट, फूड हमारे क्यों चाहिए, क्योंकि वहां से हमें फूड से क्या मिल रहा है, न्यूट्रिशन मिल रहा है। और न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, जब फूड टूटता है न्यूट्रिएंट्स में, तो न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए भी कंपलसरी थे, प्लांट्स के लिए भी। अब फॉर प्लांट्स को कहाँ, जो फॉरेस्ट के प्लांट है उन्हें कहाँ से न्यूट्रिएंट मिल रहा है, मैंने बताया वो डेड एंड डिकेइंग पार्ट ऑफ प्लांट ऑफ एनिमल्स है। अब कहाँ से मिल रहा है, सॉइल से मिल रहा है, आपको न्यू मिनरल्स मिल रहे हैं, आपको वाटर मिलेगा, आपको सनलाइट मिलेगा, क्लोरोफिल मिलेगा, तभी तो फोटोसिंथेसिस होगी, ठीक है। तो जो नॉन लिविंग एनवायरनमेंट है, यानी आपका डेड एंड डिकेड पार्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स हो गया, वो तो नॉन लिविंग एनवायरनमेंट हो गया, वहीं से आपको क्या मिल रहे हैं, मिनरल्स मिल रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स, ये सब मैंने बताया हुआ है, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है। आप ये आराम से पढ़ लेना बेटा, मैं एक बार साइड हो जाती हूँ, आप आराम से पढ़ लेना स्क्रीनशॉट लेके। बता ही दिया था कि भाई ग्रीन प्लांट्स क्या है, ऑटोट्रॉफ्स है, क्योंकि उन्हीं वही तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना खाना खुद बना रहे, बाकी तो सब उन पर डिपेंडेंट है किसी भी तरह, या प्राइमरी या सेकेंडरी तरीके से। इसलिए हम ग्रीन प्लांट्स को क्या कह रहे हैं, प्रोड्यूसर्स। क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स। दो वर्ड्स याद रखना, डिकम्पोजर और स्कैवेंजर के अलावा प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर। प्रोड्यूसर कौन है, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, यूनिवर्सल प्रोड्यूसर्स आर द प्लांट्स, यूनिवर्सल कंज्यूमर्स आर एवरीवन एल्स देन प्लांट्स, यानी कि हम एनिमल्स, सारे के सारे एनिमल्स हो गए, ठीक है, बर्ड्स वगैरह, इंसेक्ट्स वगैरह, दीज आर कंज्यूमर्स, ठीक है बेटा। अच्छा अब एनिमल्स, फॉरेस्ट के पास बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, ठीक है, आपके कई टाइप के एनिमल है, हमने देखा था अर्बीवोर्स होते हैं, ओमनीवोर होते हैं, ठीक है,
और आपके कार्निवोर होते हैं, जो कुछ जो सिर्फ प्लांट्स पे जिंदा रहे हर्बीवोर, जो दोनों खा ले प्लांट और फ्लैश वो ओमनीवोर, जो सिर्फ फ्लैश खाए वो बेटा क्या आपके, वो आपके कार्निवोर। ठीक है बच्चा, तो अब आपके हर तरीके के एनिमल होते हैं, फ्लैश ईटिंग एनिमल भी, पर किसी ना किसी तरीके से तो प्लांट पे ही डिपेंडेंट है, क्योंकि वो जिसका फ्लैश खा रहे हैं क्या पता वो तो खा ही रहा होगा प्लांट, अगर वो भी नहीं तो अगर वो किसी का फ्लैश खा के आया तो वो तो प्लांट खा ही रहा होगा। ठीक है, एनर्जी, इसलिए एनर्जी चेन में एनर्जी कहां से चल रही है, प्रोड्यूसर प्लांट से ही चल रही है। प्लांट, ठीक है, फिर आपका फर्स्ट ईटर, फिर आपका सेकेंडरी ईटर। एनर्जी फ्लो दिखा रही हूं मैं आपको। ठीक है, ये तो क्या है, प्रोड्यूसर है, बाकी सब क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं ना, ये सब तो कंज्यूम कर रहे हैं ना। ठीक है, अब ऑल एनिमल्स आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। हम एनिमल्स क्या, आप इवन इनको ले लो, ह्यूमंस को ले लो, तो वो क्या है, हेटेरोट्रॉप्स है। क्यों बेटा, क्योंकि वी आर डिपेंडेंट अपॉन ऑटोट्रॉप्स फॉर आवर फूड, एंड ऑटोट्रॉप्स आर व्हाट, ऑटोट्रॉप्स आर बेटा, ऑटोट्रॉप्स आर ग्रीन प्लांट्स, राइट बेटा। और आप ऐसे लिख लो, हेटेरोट्रॉप्स आर कंज्यूमर्स। ठीक है, और यहां मैं लिख देती हूं ऑटोट्रॉप्स प्रोड्यूसर, यानी कि आपके ग्रीन प्लांट्स। आ जाओ, अब आपके एनिमल, ये आपका आपने देखा है ना, आपके कैमल सिर्फ पत्तियां खाता है, आपका डियर, ठीक है, फिर आपका रैबिट, फिर आपका क्या, ये हाथी, ये एलिफेंट, ये सब क्या है, हर्बीवोर्स है। हर्बीवोर्स हेटेरोट्रॉप्स, क्योंकि है तो ये भी ग्रीन प्लांट पे डिपेंडेंट। फिर आप ये तो फिर हो गए प्राइमरी। ठीक है, अब इन्हें खाएगा, लायन क्या खाता है, सिर्फ फ्लैश खाता है। ठीक है, कभी फूल पत्ती खाते देखा है, तो ये क्या है, ये कार्निवोर है, ओनली फ्लैश ईटिंग है ये, राइट। अब ये हमारा क्या है, फ्लैश ईटिंग है, तो ये किस पे डिपेंडेंट है, ये इन वाले एनिमल्स पे डिपेंडेंट है, यानी कि अगर प्लांट से खाना खाया इन्होंने, इन हर्बीवोर्स ने, तो ये तो हुए आपके प्राइमरी, और ये क्या हो गया फिर, सेकेंडरी कंज्यूमर, क्योंकि ये प्रोड्यूसर को फूड चेन में दूसरी बार, मतलब दूसरे स्टेज पे कंज्यूम कर रहा है, डायरेक्टली नहीं कंज्यूम कर रहा। तो समझ आ गया प्राइमरी और सेकेंडरी कंज्यूमर कैसे। अब डिकम्पोजर जो क्या करते हैं, जो आपका डेड एंड डिकेइंग पार्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स है, उसको, वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, बड़ा मॉलिक्यूल है, उसको सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ के उसे न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देते, वो होते हैं आपके डिकम्पोजर। जैसे कि आपके ये रहे लाइकन्स, आपके अर्थवर्म वगैरह। ठीक है, और ये आपके शेरवेर हो गए, आपके कार्निवोर हेटेरोट्रॉप्स, ये सब हो गए आपके हार्बीवोर हेटेरोट्रॉप्स। और ये वाला जो है, मेरे को भी नहीं समझ आ रहा कौन सा यार, ऐसा ड्राइंग बना दी, दिस इज योर व्हाट, ओमनीवोर हेटेरोट्रॉप, यानी ये दोनों चीजें खा लेता होगा। देन ये देखो आपके फंजाई आपको दिख रही है, फंजाई पूरा फॉरेस्ट का स्ट्रक्चर दिखा है इसमें। देखो ये छोटे छोटे हर्ब्स हैं आपके, फिर ये बड़े बड़े ट्रीज हैं आपके, स्मॉल ट्रीज भी हैं आपके देखो ये श्रब्स भी दिखाए रखे हैं इन्होंने, सब कुछ दिखा रखा। वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, आराम से देखना है इसे, ठीक है बच्चा। हाँ जी, सो लेट अस मूव अहेड, देन कम टू डिकम्पोजर्स। मैंने बता दिया क्या होता है, ये सारे पिक्चर्स हैं आपके डिकम्पोजर्स की। ठीक है, फंजाई भी डिकम्पोजर्स में आती है। मोस्टली दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो मतलब which cannot be seen by naked eyes, माइक्रो मतलब बहुत छोटा, वेरी स्मॉल, ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग एंटाइटी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेसिकली क्या होते हैं, अगर कोई पूछ ले व्हाट आर डिकम्पोजर, दे आर बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि बैक्टीरिया एंड फंजाई। दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आईज, दो यू कैन सी फंजाई बाय नेकेड आई। ग्रुप ऑफ फंजाई, दे फीड ऑन, अच्छा These organisms are also called decomposers as they break. क्यों कहते हैं decomposer? As they
ब्रेक डाउन डेड पार्ट ऑफ प्लांट एंड डेड बॉडीज ऑफ एनिमल। यानी कि डेड पार्ट, एनिमल्स को नहीं मार रहे, डेड बॉडी बताया था मैंने कि एनिमल्स भी वही मर रहे हैं, बर्ड्स भी वही मर रही हैं, सबका जो जो डेड, ऑलरेडी डेड पार्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स है, उनको कॉम्प्लेक्स को सिंपलर में ब्रेक कर रहा है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन सस्टेनिंग फॉरेस्ट। क्यों बेटा, क्यों करते हैं सस्टेनिंग फॉरेस्ट को ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले? क्योंकि बेटा अगर ये नहीं होंगे तो सॉइल फर्टाइल नहीं होगी, सॉइल फर्टाइल नहीं होगी तो प्लांट फॉरेस्ट आपका नरिश कैसे करेगा, रिन्यू कैसे करेगा, ग्रो कैसे करेगा? अच्छा, अब स्कैवेंजर्स क्या होते हैं? अब स्कैवेंजर्स होते हैं जो खाते हैं। वो क्या करते हैं? देखो बेटा, डिफरेंस बिटवीन डीकंपोजर एंड स्कैवेंजर। डीकंपोजर तोड़ते हैं डेड पार्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल को, स्कैवेंजर डेड पार्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल को खाते हैं। स्कैवेंजर कभी भी लाइव, अलाइव पार्ट और अलाइव एनिमल को नहीं खाएंगे। जो मृत शरीर होगा, मृत पार्ट ऑफ प्लांट होगा, मरा हुआ, उसे ही खाएंगे। देखिए वल्चर्स हमेशा कहाँ, जहां पर आपकी शमशान घाट होते हैं आपके, इन जगहों पर ही घूमते रहते हैं, मंडराते रहते हैं। क्यों बेटा? क्योंकि वो डेड बॉडीज को खाते हैं, वो फ्लैश, डेड पार्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स को खाते हैं। तो ऐसी चीजों को हम कहते हैं स्कैवेंजर्स, जैसे कि आपके वल्चर्स, कौवे, जैकल्स, भेड़िए, हाइना और कुछ इंसेक्ट्स। ठीक है, भेड़िया तो आपका हाइना होता है, जैकल्स आपकी क्या होती हैं? कमेंट डाउन बिलो, कौन होती है आपकी जैकल्स? कनिंग जैकल्स। सुनिए स्टोरी, बचपन में सुनते कनिंग जैकल्स, जैकल्स बहुत कनिंग होती हैं। कितनी आराम से सुनिए, जैकल कौन होती है फटाफट बताओ मेरे को। हाइना आपका भेड़िया, भेड़िए को हाइना कहते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, और आपकी कुछ अगर छोटे छोटे इंसेक्ट्स को ले ले तो आंट्स हो गए, बीटल्स हो गई, टर्माइट्स। टर्माइट क्या होती है? जो क्या कहते हैं, वो जो आपकी वुड को खा जाती हैं, राइट, वो आपकी टर्माइट होती है। आपकी दीमक, ठीक है, वुड लाइस, ठीक है, वुड लाइस। आपके पेड़ की जू, मैगट्स, मिलीपीड्स एंड मिलीपीड्स या मेलेपिड्स कह लीजिए, या अर्थवर्म्स। ठीक है। स्कैवेंजर क्या करते हैं? क्लीनिंग एजेंट होते हैं। गंदे चीज नहीं, बेसिकली क्लीनिंग एजेंट है भाई, सफाई। अब डेड पार्ट ऑफ प्लांट एनिमल है, उनको कोई वो तो कर नहीं रहा है, बरी, तो वहां पर कोई अंतिम संस्कार तो हो नहीं रहा है। अब वो अगर उन चीजों को कोई यूटिलाइज ना करे तो बेटा सोचो, वो तो जो धरती है वो तो भर जाएगी ना एक पार्ट, एक टाइम के बाद, मतलब कोई स्पेस ही नहीं बचेगा, ऊपर तक फिल हो जाएगी। आप एक जगह डंप डालते रहो, गार्बेज डालते रहो तो वो तो भर जाएगा ना, अगर वहां से आप उसे क्लीन नहीं कर रहे हो, अपने डस्टबिन को क्लीन नहीं कर रहे हो। तो इसीलिए ये क्लीनिंग एजेंट कहते हैं, क्योंकि ये बचा खुचा जो पार्ट होता है जिसको हम क्या नहीं कर रहे, डिकम्पोज नहीं कर पा रहे, उसको ये खा जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और एक और डिफरेंस कि जो आपका डिकम्पोजर होता है वो तो कॉम्प्लेक्स मटेरियल को ब्रेक करता है इनटू सिंपलर मटेरियल। ये क्या करते हैं? ये ईट कर जाते हैं, खा जाते हैं। ये क्या होते हैं? ये होते हैं बेटा आपके क्लीनिंग एजेंट भी होते हैं। और क्या बात है, ये ब्रेक डाउन नहीं करते, कंफ्यूज नहीं होना। ये कॉम्प्लेक्स मटेरियल को ब्रेक डाउन, दे डू नॉट ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स डेड ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपलर। ये तो काम कौन करता है? हमारे डिकम्पोजर्स। ठीक है। अब ये रही आपकी पिक्चर कुछ स्कैवेंजर्स की। आपका जैकाल, आपका वल्चर, आपका क्रो, आपका हायना। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस तो सबको पता है भाई, फॉरेस्ट नहीं होंगे तो सबसे पहली बात ऑक्स, नो ऑक्सीजन, नो फूड, यानी कि हमें ऑक्सीजन देते हैं, फूड देते हैं, कहां से सांस लोगे, कहां से सांस लोगे? और नहीं लोगे तो आपकी कार्बन डाई, और प्लांट नहीं होंगे तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी कहां जाएगी? और वो तो हमारे लिए डिलीटीरियस है ना, अगर वो इकट्ठी होती रहे, क्योंकि उसे तो हमारे ग्रीन प्लांट्स ले लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। तो ना हमें ऑक्सीजन मिलेगी, ना ही जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो कंज्यूम हो पाएगी। ठीक है बेटा। क्या करते हैं सबको ही पता है, हमें प्लांट देते हैं, ट्री देते हैं, फूड देते हैं, शेल्टर देते हैं, क्योंकि वहां से हम चीजें बनाते हैं, एयर को प्यूरिफाई करते हैं, एयर को प्यूरिफाई करते हैं, रेन
के लिए हेल्प करते हैं, रेन बुलाने के लिए हेल्प करते हैं, राइट। और क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रखते हैं। डेड पार्ट और प्लांट से क्या करते हैं, इनकी रूट सॉइल को जकड़ के रखती हैं, तो सॉइल इरोजन नहीं होता, उतनी कम धूल मिट्टी चलती है। क्योंकि अगर सॉइल उस पार्ट ऑफ लैंड पे, आपने देखा है जहाँ पे कुछ नहीं होता, प्लेन ग्राउंड होता, कितनी मिट्टी उड़ती है, पर फॉरेस्ट में ऐसा नहीं होता, क्योंकि कहाँ से मिट्टी उड़े, सारी की सारी जो मिट्टी है सॉइल से तो रूट्स ने बांध रखा है। अब मिट्टी उड़ना मतलब टॉप लेयर ऑफ जो सॉइल होती है, जो सबसे फर्टाइल होती है, उसको इरोड होना, उसका खत्म होना, तो वो हो गया सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन नहीं होगा। दूसरी बात, फ्लड से बचाती है। अब भाई फ्लड, जब मिट्टी बांध के रखेगी, रूट्स को मिट्टी बांध के रखेगी, तो पानी उस, एक तो आप पानी भी नहीं, एयर तो नहीं बहा पाएगी ना, पानी बहा पाएगा टॉप लेयर को। और क्या करेगी, जो पानी अगर आएगा, बहुत ज्यादा पानी कहीं से आ रहा होगा, तो उसको क्या करेगी ये, भाई इतना बड़ा जो प्रेशर आ रहा होगा, जो इतनी बड़ा फॉरेस्ट है, वो तो रोक ही लेगा ना। बहुत आप पानी को लुढ़काओ और आगे उसकी कोई बड़ी सी चीज आ जाती तो रुक जाता है ना पानी का प्रेशर जो आता है, मतलब जो स्पीड आ रही होती है, तो क्या कर देगी, बिल्कुल मिनिमाइज कर देगी पानी की स्पीड को, राइट। और पानी एब्जॉर्ब भी कर लेगी, इसकी रूट्स को तो चाहिए, और ये पानी को पीती रहेगी, वाटर टेबल मेंटेन रखेगी, तो फ्लड आएगी कैसे, बिल्कुल नहीं। ठीक है बेटा, तो हमने इंपॉर्टेंस देख लिया। ठीक है, ये आप यही सब कुछ लिखा है, या आप ये रीड कर सकते हो। ठीक है, क्या क्या देती है हमें, वुड मिलता है, हमें कौन कौन से प्रोडक्ट अगर पूछ ले, हनी मिलता है, गम, रेजिन्स और गम ये ट्री से ही निकलते हैं, वो साइड में रबर आपकी साइड में बांध देते हैं, वहीं पर गिरता रहता है। ठीक है, ये एज अ बाई प्रोडक्ट अपना गम और रेजन निकालती है ट्री, और उसे हम, हमारे लिए तो यूजफुल प्रोडक्ट हो गया, हम उसे कैप्चर कर लेते हैं। सीलिंग वैक्स वगैरह। ठीक है, और ये आपका कत्था होता है, कतेचू कत्था, जो कई बार अगर किसी ने देखा हो, वैसे अच्छी चीज नहीं, मैं प्रमोट नहीं करी, आई एम जस्ट टेलिंग यू गाइस। पान में कत्था लगाते हैं, बहुत थोड़ा सा लगाना होता है। फ्रूट्स मिलते हैं, ऑयल्स मिलती हैं, स्पाइसेस मिलती हैं, नेचुरल रबर, मेडिसिन, कॉर्क, ये सब हमें यहीं से मिलता है। ये देख लीजिए आपकी, ये इतनी सारी फोटो, साल ट्री की लीव दिखा दी। शिकाकाई बहुत अच्छी होती है, हेयर के लिए बहुत अच्छी होती है, यूज कर सकते हैं आप। मम्मी से ड्राइड शिकाकाई का पाउडर लिया, या फिर ये शिकाकाई को मम्मी ही आपकी कर सकती है बेटा, अपने आप मम्मी से बोलना। फिर खट्टी इमली, आपका वाइल्ड हनी मतलब जो वहाँ की फॉरेस्ट वाली मधुमक्खियों से कलेक्ट करा गया हो, वो होता है वाइल्ड हनी। अपनी कैप्चर्ड मधुमक्खियों से नहीं लिया गया, वो नहीं, वो तो आपकी डोमेस्टिकेटेड बीज हो गई। ठीक है, अब क्या करती है, कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट से क्या होगा, वुड ऑब्टेन। अब हम क्या करते हैं, अगर हमें रेजिडेंट्स बनाने हैं, रेजिडेंशियल एरिया चाहिए, या हमें वुड चाहिए, तो हम इंडेफिनिट कटाई कर देते हैं प्लांट्स की। अब भाई काट तो 1 मिनट में दोगे, उगने में उस ट्री को कितना टाइम लगता है, एक पौधे से एक ट्री, एक जरा सी सीड से एक ट्री बनने में तो कितने वर्षों का टाइम लगता है, आप 2 मिनट में उड़ा देते हो। तो बेटा वो से रिप्लेसमेंट कब आएगी, वो तो उतने ही साल दोबारा लगेंगे, 10 साल लग गए, 5 साल लग गए, 15 साल लग गए। अब क्या करते हैं, दूसरा काम क्या करता है फॉरेस्ट, मेंटेन करता है बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि मैंने बताया था, हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, प्लांट्स को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सचेंज चल रहा है ना हम दोनों के बीच में, तो फिर ठीक है, तो इसलिए मेंटेन, मैंने कहा अगर कट जाएगा, मैंने यही तो बताया था, अगर बहुत ज्यादा आप काट दोगे तो बेटा ऑक्सीजन लोगे कहाँ से, और कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी कहाँ, तो इसीलिए बैलेंस को मेंटेन रखता है। इवन बाकी सारी हमारी जो एयर होती है, उसके क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, डिफरेंट गैसेज हैं, डिफरेंट बहुत सारी गैसेज है, जैसे कि आपकी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और भी बहुत सारी, नाइट्रोजन हो गई, और बहुत सारी होती है, तो सबका बैलेंस ये बना के रखता है, प्योरीफाई करके रखता है। इसीलिए कितनी ठंडी और कितनी अच्छी मीठी हवा बहती है, जहाँ पर बहुत खेतों में या फिर फॉरेस्ट में, या फिर जहाँ पर बहुत पेड़ होते हैं, प्यूरिफाइड सा लगता है ना, वहाँ पे लगता है ना तो डस्ट बहेगी इतनी, और अच्छी आपको एकदम प्यूरिफाइड ऑक्सीजन वहीं मिल रही है। तो इसीलिए कहते हैं ना, जहाँ पेड़ होता है वहाँ इतना अच्छा लगने लग जाता है, एकदम से ग्रीन देख के लगेगा ही ना, क्योंकि हमारी बॉडी तो खुश होती है चॉकलेट खा के नहीं, ऑक्सीजन बढ़िया सी लेके, जो बिना मिलावट की ऑक्सीजन हो, बिना गैसेस की ऑक्सीजन, बिना फालतू की गैस उसमें मिली ऑक्सीजन आए, तो खुश हो जाएगी यार, सेल्स एकदम खुश हो जाएंगे। क्यों नहीं खुश होगे फिर आप जाके ट्रीज के पास। अच्छा, ये सारा का सारा, हाँ। अब क्या है, अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड को फॉरेस्ट नहीं कंज्यूम करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी होती चलेगी, सपोज आपके प्लांट सारे ट्रीज कट गए, कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी होती चलेगी, तो क्या करती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज कर देगी। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है कि नहीं हो रही है,
क्यों हो रही है? इसलिए कहते हैं ना ग्लोबल वार्मिंग ट्रीज को काटने की वजह से हो रही है। तो क्योंकि बेटा टेम्परेचर इतना सडन राइज जाएगा जब कार्बन डाइऑक्साइड उतनी जितनी, अब ह्यूमन तो हो गए ज्यादा, ट्रीज है कम, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने वाले हो गए ज्यादा, कंज्यूम करने वाले हो गए कम, तो बाकी कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी? टेम्परेचर बढ़ा देगी, है ना, क्योंकि प्लांट इनटेक करते, सारा मैंने आपको बता दिया है। वाटर साइकिल को मेंटेन रखते हैं, क्योंकि वाटर ट्रीज क्या होता है? फॉरेस्ट सक वाटर। अब ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है, नीचे से वो पानी रूट्स खींच रही हैं, जितना होना चाहिए उतना तो रख लेंगे, एक्सेस वाटर को स्टोमेटा के बाहर से जो सनलाइट का प्रेशर बना के वो नीचे से ऐसे सक कर लेते हैं जैसे पाइप से पेप्सी सक कर रहे हो। तो ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से वाटर वेपर कहाँ जा रहे हैं? वेपर्स आपके स्काई में जा रहे हैं और वहां पर वो क्या बना रहे हैं? क्लाउड बना रहे हैं, और उससे क्या होगा? इन टर्न आपका पानी, तो जितने ज्यादा ट्रीज होंगे उतना ज्यादा ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होगा। हम तो कितना ही पानी दे सकते हैं, जितना उतने बड़े बड़े ट्रीज दे सकते होंगे, तो उतना ज्यादा क्लाउड्स बनेंगे, उतनी ज्यादा रेन होगी। यही लिखा है यहाँ पे। अच्छा, वाटर साइकिल, ये देखो वाटर साइकिल तो आपको पता होगी क्या होता है। सबसे पहले इवेपोरेट होता है, धरती से जब पानी वेपर की फॉर्म बना के ऊपर उड़ रहा होता है तो वो इवेपोरेशन का प्रोसेस है, वेपर यानी वेपर फॉर्मेशन, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है? वेपर फॉर्मेशन से वो ऊपर जाके कंडेंस हो जाते हैं, इकट्ठे हो गए वो कंडेंस, फिर एक स्ट्रक्चर दिखता है ना इतने सारे वेपर्स का इकट्ठा, जिसे हम क्लाउड कहते हैं। कंडेंसेशन के बाद जब पानी बरसता है तो उसे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। प्रेसिपिटेशन का दोबारा क्या हो रहा है? वो दोबारा ग्राउंड पे तो फॉल हो रहा है, यानी कि हमारे लेक्स में, हमारे रिवर्स में इकट्ठा हो रहा है। तो देखो क्या कर रहा है, कैसे साइकिल चल रही है। ट्री ने ऐसे ट्रांसपिरेशन करके पानी दिया ऊपर, वहां से वापस लेक्स में, तो लेक्स में पानी आ रहा है, हेल्प तो कर रहा है, फिर वहां से दोबारा से लेक्स के थ्रू फिर से इवेपोरेशन का प्रोसेस चालू। तो ये साइकिल एक के बाद एक होता जा रहा है ना, इसलिए हम साइकिल कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई इसके बाद ये प्रोसेस, ये यहाँ पे जाके खत्म, एक के बाद होता चला जाएगा, इसीलिए साइकिल, सर्क्यूलर। अच्छा बेटा, फ्लड का मैंने आपको बता दिया सारे का सारा कि फ्लड कैसे रोकता है, ठीक है। एब्जॉर्बर होते हैं रेन वाटर के, कंट्रोल करते हैं कैसे फ्लड को, स्टेडी फ्लो, क्योंकि जब इतना सारा फ्लो आएगा वाटर का तो उसको ब्रेक कर देते हैं फ्लो को, ठीक है बेटा। ये आप सारा रीड कर सकते हो, मैंने आपको ये सारा समझा दिया है, ये सारा मैं समझा के आई हूँ आपको। हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ है, सारे बर्ड्स, इंसेक्ट्स और जितने आपके वाइल्ड लाइफ होती है आपके, सारे आपके वो एनिमल, किंग ऑफ द जंगल, एलिफेंट्स वगैरह आपको कहाँ दिखते हैं? वहीं पर तो होंगे ना, बेसिकली तो वहीं रह। अगर आपको बाहर कहीं दिख रहा है मतलब उनको वहां से जबरदस्ती लाया गया है। उनका नेचुरल हैबिटेट मतलब जहां से वो बिलोंग करते हैं, उनका घर जहां पर वो खुश है, वो तो है बेटा आपका सिर्फ आपका फॉरेस्ट, ठीक है। ये देखो, अप्रिशिएट दिस पिक्चर, कितने अच्छे लगते हैं, देखते हैं ना नेट जियो पे या डिस्कवरी पे, हम देखते हैं कितनी अच्छी पिक्चर्स होती हैं वो, राइट। उसमें दिखते हैं ना कैसे वो बहुत सारे ये गोरिल्लास घूमते रहते हैं, इतने सारे एनिमल्स को, कितनी जबरदस्त वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी होती है। बताओ मुझे इसका नाम क्या है? दिखाया था मैंने, नाम बता दो मेरे को, वाइल्ड लाइफ में भी पढ़ा था, अडैप्टेशंस में हमने। हाय, ये हाय कर रहा है। आपकी फूड चेन, अब मैंने प्रोड्यूसर वगैरह आपको समझा दिया था। प्रोड्यूसर कौन है आपके बेटा? प्रोड्यूसर हैं आपके प्लांट्स या फिर ऑटोट्रॉप्स, हमें उन्हें कह लो। ठीक है, फिर आपके कंज्यूमर्स हैं हेटेरोट्रॉप्स। प्राइमरी कंज्यूमर जो डायरेक्ट, जो क्या है आपके, जो कौन से हेटेरोट्रॉप्स होते हैं आपके? अर्बीवोर्स हेटेरोट्रॉप्स। फिर आपके सेकेंडरी कंज्यूमर जो उनको कंज्यूम कर रहे हैं आपके प्राइमरी कंज्यूमर को, यानी कि आपके कौन से हेटेरोट्रॉप्स? आपके या तो कार्निवोर हेटेरोट्रॉप या आपके ओमनिवोर हेटेरोट्रॉप, ठीक है, ठीक है। फिर आपके टर्शरी, तीसरा भी कोई हो सकता है। अब कई बार क्या हुआ, फ्रॉग ने, अब किसी ग्रास हॉपर ने तो खाया, ग्रास हॉपर क्या ग्रास खाता है, उसे खा लिया फ्रॉग ने, तो ग्रास हॉपर तो है प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया आपका फ्रॉग। अब फ्रॉग को आपने देखा है स्नेक निकल जाता है, तो स्नेक ने किस किस की एनर्जी ली है फूड चेन में?
उसने प्रोड्यूसर की एनर्जी, एनर्जी तो यहीं से बन के आ रही है और कहीं से एनर्जी नहीं बन सकती। चाहे फ्लैश ईटिंग एनिमल है, उनको भी जो एनर्जी मिल रही है वो फाइनली बन के प्रोड्यूसर या ऑटोट्रॉप से ही आ रही है बेटा। तो वो यहाँ से एनर्जी बन के आई, प्राइमरी कंज्यूमर ने खाई, फिर प्राइमरी कंज्यूमर को इसने खाया, फिर इसको इसने खाया, तो एनर्जी भी ऐसे पास हुई। फिर उसके बाद फाइनल कंज्यूमर, फिर वो अगर मर जाता है स्नेक, या वैसे भी उसे वल्चर उठा के ले जाता है, देखो उठा के ले जाते हैं और खा जाते हैं, तो वो हो गया इसका फाइनल कंज्यूमर। और उसके बाद जब वल्चर भी मर जाएगा, स्कैवेंजर है ना वल्चर, स्कैवेंजर जब मर जाएगा तो उसे कौन खाता है, हमने देखा था डिकम्पोजर ही तो खत्म करेंगे उसे, उसके कॉम्प्लेक्स मटेरियल को स्मॉल मटेरियल में, डिकम्पोजर्स। और जरूरी नहीं है हर, ठीक है ठीक है बेटा, जरूरी नहीं अगर इसके बाद इसकी डेथ हो गई किसी भी कारण से तो डायरेक्ट इसको या तो स्कैवेंजर खा लेगा या डिकम्पोज हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है हर केस में 3-3 कंज्यूमर हो, 4-4 कंज्यूमर हो, वो डिपेंड करता है। ठीक है बेटा, ये आपकी फूड चेन है पूरी की पूरी। अब देखो जैसा एग्जांपल दो, टिपिकल फूड चेन ग्रास है, उसे खाया डियर ने यानी प्राइमरी कंज्यूमर, फिर उसे खाया लायन ने यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, अब पॉन्ड की देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, इस पे क्वेश्चन आपका आएगा। प्लांट में छोटे छोटे वो एल्गी होती है, एल्गी दिखते हो प्लांट के ऊपर, वो सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर दिखती है एल्गी, उसे छोटी छोटी मछलियां खाती है और छोटी मछलियों को लार्ज मछलियां खाती हैं, यानी कि एल्गी प्रोड्यूसर है। हमने पढ़ा था ना कि प्लांट के अलावा और कौन है जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करती है, एल्गा, क्योंकि वो भी ग्रीन होती है, उनमें भी ग्रीन पिगमेंट होती है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है नहीं, फोटोसिंथेसिस हो जाएगी। तो एल्गीज क्या है आपके, वाटर एक्वेटिक प्लांट और एल्गीज एक चीज, मतलब एक चीज नहीं होते पर दे बोथ, वो दोनों के दोनों फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, तो प्लांट, इनको भी आप प्लांट ऑफ द किस में डाल सकते हो, एक तरीके से प्लांट ऑफ वाटर की कैटेगरी में डाल सकते हो। उन्हें खा गई छोटी मछलियां, फिर आपकी बड़ी मछलियां। अब आगे चलो, ये देखो एनर्जी सोर्स कैसे जा रहा है, आपके प्रोड्यूसर से शुरू होता है, फिर आपके कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर लेता है, सेकेंडरी कंज्यूमर लेता है, आपका टर्शरी कंज्यूमर लेता है। ठीक है बेटा, फिर फाइनली आपका स्कैवेंजर और डिकम्पोजर, उन्हें भी, स्कैवेंजर को भी हम कोई सा कंज्यूमर कहते हैं, तो हम उसे थर्ड टर्शरी कहें या फाइनल कंज्यूमर, क्वार्टरनरी भी जिसे हम कह सकते हैं। अब फ्लो ऑफ एनर्जी कैसे मैंने बता दी, देखो बेटा सोर्स अल्टीमा मैं आपको फर्स्ट चैप्टर से बता रही हूँ कि आपका सोर्स अल्टीमा क्या है, सोर्स अल्टीमा इज सन, सन से ही तो, क्योंकि जो आपके ऑटोट्रॉप्स है वो किस पे डिपेंडेंट है अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, बाकी सब तो उनके पास अर्थ पे है, सन से ही तो उनकी सनलाइट ट्रैप करेगा क्लोरोफिल, तभी तो खाना बनेगा। तो सोर्स अल्टीमेट तो हो गया आपका सन, आपका सन हो गया अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये मैं आपका हर चैप्टर में आपको समझाती आ रही हूँ, होप अब तक तो समझ आ ही गया होगा ना ये बात आपको। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, इससे एनर्जी ली आपके ऑटोट्रॉप्स ने। ठीक है, वो है आपके प्रोड्यूसर्स, राइट, आपके प्रोड्यूसर्स, और उसके बाद आपके बाकी सारे कंज्यूमर्स जो कि हम हैं, और वो जिस जिस लेवल पे खाते रहेंगे उस हिसाब से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी यानी आपके फाइनल स्कैवेंजर, डिकम्पोजर हो जाएंगे। ठीक है, दिस ऑल इज गिवन इन दिस फ्रॉम द प्रोड्यूसर, द एनर्जी गोज टू प्राइमरी कंज्यूमर, जो कि अबीवोजर है, मैंने सब समझा दिया आपको, आप रीड कर सकते हैं इसे। ठीक है बेटा, ये देखो क्या हो रहा है, ये दोबारा से एक पिक्चर है, दोबारा से मतलब वैसी सी पिक्चर लाएंगे जिसमें आपको पूरा डिपिक्शन ऑफ व्हाट क्या दिख रहा है, डिपिक्शन ऑफ फॉरेस्ट दिख रहा है। मेरा लाने का पर्पस क्या है कि आपको टर्म्स के साथ दिखे। अब देखो, आपको जितनी बार ये पिक्चर विद टर्म्स देखोगे, क्योंकि इमेजेस आर वेरी इजी टू रिटेन एंड स्टोर इन योर मेमोरी रादर देन द टेक्स्ट यू रीड, राइट। तो decomposers, nutrients, how do the forest fetch the nutrients? The decomposer do the work for it. They play their role over the part dead and decayed part of plant and animal. They break down the complex molecule into the simpler ones, right, and then the nutrients get absorbed into the your soil, and your soil get nourished, thus plants will get nutrients, water and enriched every enriched thing whatever plants need. ठीक है, उसके बाद the carbon dioxide कहाँ से आ रहा है फॉरेस्ट के पास, we human population, animal population is giving out carbon dioxide, and the light is being captured by the source ultima, which is the source ultima of energy. The sun is the source ultima of energy, right, and water is coming from the roots. ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से क्या हो रहा है, आपकी वाटर साइकिल मेंटेन हो रही है, ऊपर जा रहा है पानी,
तो पानी क्या करने में, ये आपको क्लाउड बनाने में बहुत हेल्पफुल हो रहे हैं। फ्लड, तो ये फ्लड को, स्टेडी फ्लो ऑफ वाटर को ब्रेक कर देते हैं। डायनेमिक एंटाइटी, मैंने स्टार्टिंग में बताया था वी कॉल फॉरेस्ट एज अ लिविंग एंटाइटी, फिर मैंने कहा था वी ऑल्सो कॉल फॉरेस्ट एज अ डायनेमिक लिविंग एंटाइटी, मैंने कहा था लास्ट में देखेंगे। तो डायनेमिक का मतलब क्या, जो बेटा एवर चेंजिंग होती है, चेंज होता रहेगा ना। आप पता है फॉरेस्ट के बारे में क्या कहते हैं, आप फॉरेस्ट को देखो, उसे थोड़े टाइम बाद जाके देखो, वो सेम नहीं दिखता, उसमें कुछ ना आप स्पॉट कर पाओ ना कर पाओ, फॉरेस्ट ऑलवेज चेंजेस। वो हमेशा, जैसे ऐसा होता है ना कि मैं हर हफ्ते अपने रूम का लोकेशन चेंज करती रहूँ। बेड मैंने अभी इसी डायरेक्शन में डाला है, फिर मैं उस डायरेक्शन में कर दूँ, फिर मैं उधर कर दूँ, मैं अपनी अलमीरा को उठा के किसी और डायरेक्शन में कर दूँ, मैं वॉलपेपर हटा दूँ। तो इस तरीके से वो एवर चेंज है, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई प्लांट, श्रब्स, हर्ब की डेथ हो जाएगी, वो उसे डिकम्पोजर हमेशा काम करते रहेंगे, सॉइल एनरिच होता रहेगा, प्लांट की हाइट बढ़ती रहेगी, ठीक है, कुछ ना कुछ होता रहता है। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं डायनेमिक लिविंग एंटाइटी, ठीक है। कॉन्टिन्यूस इंटरेक्शन बिटवीन, इंटरेक्शन यानी आपस में तालमेल कॉन्टिन्यूस किसका बना रहता है, सॉइल, वाटर, एयर, प्लांट, सबका, ये मैंने बता दिया था आपको। रीजनरेट, मैंने बताया था ये भी आपको कि अपने आप को रीन्यू करते रहते हैं। कैसे, क्योंकि पूरी साइकिल चल रही है ना। स्कैवेंजर और डिकम्पोजर हेल्प नहीं कर रहे हैं, स्कैवेंजर तो क्या कर रहे हैं, खाली कर दे रहे, सफाई कर दे रहे, क्लीनिंग एजेंट है, हमारे घर के सफाई कर रहे हैं बढ़िया तरीके से, जैसे दिवाली पे हम सबने अभी करी है। और हमारे डिकम्पोजर्स क्या कर रहे हैं, हमारे डिकम्पोजर्स क्या कर रहे हैं, हमारे डिकम्पोजर्स क्या कर रहे हैं बेटा, हमारे डिकम्पोजर्स बताओ, मैंने कमेंट्स में लिखने के लिए रुक रही हूँ आप लोगों से। डिकम्पोजर हमारे जो है डिग्रेड कर दे रहे हैं सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को में लार्ज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, और उसे हमस बना देते हैं, जो हम पढ़ रहे थे सॉइल में। तो अब हमें समझ आ गया हमस कैसे बन रही थी। अच्छा, यही सब लिखा है बेटा इसमें, और इतनी सारी टाइप की स्पेशीज को इनहैबिट कर रखा है। कितने एनिमल जिन्हें हम जानते नहीं और जिन्हें जानता है, कितने बर्ड्स, कितने इंसेक्ट्स, कितनी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स इतने ज्यादा हैं, इतने वाइड वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई एंड सो मेनी थिंग्स। अब देखो बेटा, फॉरेस्ट कंजर्वेशन बहुत जरूरी है, हम सब जानते हैं, ठीक है। नहीं काटोगे तो पता ही है क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी, बाढ़ ही बाढ़ आती रहेंगी, वेजिटेशन ही नहीं होगी, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल हट जाएगी। हमें वहां से हम क्या करते हैं, हम पेपर हमारा कहाँ से बन रहा है, वुड से बनता है, हमें पता है ट्री से बनता है। तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छी एक चीज होती है, हमेशा एट द एंड, जैसे मेरे घर में हमेशा होता था कि हम न्यूज़पेपर हमेशा इकट्ठे कर लिए, या फिर एट द एंड ऑफ एवरी क्लास हम दोनों की जितनी नोटबुक्स, मेरे और मेरे भाई की जितनी नोटबुक्स होती थी, हम लोग उन्हें इकट्ठा करते थे और हम क्या कहते हैं, कबाड़ी वाले को दे देते हैं। तो उससे क्या होता है, वो उसे रिसाइकिल करता है, उसे जमा नहीं कर लेना चाहिए हमें, उसे हमें या फिर फेंक दिया, कभी वाटर बॉडीज में फेंक दिया, सड़ा दिया, गला दिया, नहीं, कबाड़ियों को देना इसीलिए चाहिए क्योंकि वो रिसाइकिल होता है उस प्रोसेस से। तो न्यूज़पेपर को देखा कितना ज्यादा मम्मी भी आप लोगों के घर में देती रहती होंगी, कबाड़ियों को देती हैं, तो उससे क्या होता है, रिसाइकिल होता है वो पेपर, राइट, पेपर मिल्स में जाके। ये सब मैंने बताया था, एक्सेसिव कटिंग रुकनी चाहिए, मोर प्लांट्स, मोर ट्रीज, हमें क्या करने हैं, प्लांट करने, तो सब बताते ही रहते, सबको पता है, पर करता कोई नहीं है। अब डिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन क्या होती है, एक्सेसिव कटिंग। डिफॉरेस्टेशन का मतलब देखो बेटा, तोड़ के पढ़ते हैं, डी मतलब हटाना, रिमूव, डी रिमूव, फॉरेस्टेशन यानी फॉरेस्ट को, यानी फॉरेस्ट को रिमूव करना, यानी एक्सेसिव कटिंग ऑफ फॉरेस्ट हो गया डिफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन यानी फॉरेस्ट को उगाना, एफॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन का ऑपोजिट होता है, राइट। सॉइल, टॉप मोस्ट सॉइल लेयर क्या होती है बेटा, सबसे एनरिच्ड होती है, उसमें हमस की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, और अगर वो इरोड हो जाए तो वी कॉल इट द फिनोमेना, वी कॉल इट एज सॉइल एरोजन। अच्छा, अब फॉरेस्ट घटते चले जाएंगे, उसका क्या कॉन्सिक्वेंस है, एक तो बेटा टेम्परेचर राइज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग रोए चली जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। अब हम नहीं करोगे ट्रीज प्लांट तो बेटा ना तो बारिश आने से रही, बाढ़ी बाढ़ आती रहेंगी आपके पास, और ऐसे ही गर्मियों में, और इस बार की गर्मियां कितनी गर्म है, यही करते रह जाएंगे हम लोग, ना हमें ढंग से ऑक्सीजन मिलने वाली है, और हमारी कोई कार्बन डाइऑक्साइड ले नहीं रहा, तो टेम्परेचर तो गया ऊपर। और जो बेचारी वाइल्ड लाइफ है कहाँ जाएगी बेचारे,
उनको कोई खाना बना, उनके घर में किचन थोड़ी है कि मम्मी आज पूड़ी बना लो, आज राजमा चावल बना लेते हैं, आज पूड़ी के साथ हम वो दही भी जमा लो और पनीर की सब्जी बना लो। उनके पास ऐसा नहीं है बेटा, उन्हें तो जो उग रहा है वहां पर वही खाना है, या फिर जो वहाँ पे और वहाँ के जो छोटे छोटे एनिमल्स हैं उन्हें ही मार के खाना है। ऐसा नहीं होगा, जब उनका घर तोड़ दोगे तो उनके लिए घर ही नहीं बचेगा, या तो वो एट द एंड मरेंगे, मतलब भूखे मरेंगे, नहीं तो क्या करेंगे, इंसानों के शहरों में घुसेंगे, फिर हम लोग उन्हें शूट करेंगे, इसे बुलाएंगे, पुलिस को बुलाएंगे और बेचारों का बस यही खेल करवाएंगे उन्हें कि वो हार्म कर गए, वो हार्म कर गए। ऐसे न्यूज़ हम फटाफट चला देते, ये तो देख नहीं रहे हम उनका घर हार्म कर रहे हैं। हमारा घर कोई तोड़ जाए तो कैसे तनतनाते हुए खड़े होते हैं, राइट। अब उनका घर तोड़ रहे हैं और वो हमारे घर में आके घुसे भी ना पूछने के लिए कि भाई क्यों तोड़ रहे हो हमारा घर, अब रखो फिर हमें हमारे घर पे, फिर कराना किसी एक शेर को अपने इनहैबिट, अपने हाइना को अपने एक रूम में देना, ऊपर बनाना टेनेंट उन्हें। यही सब लिखा है बेटा, ये आप सारी की सारी रीडिंग कर सकते हो यहाँ से। हाँ होमवर्क पे आ गए थे हम, हाँ ये सब मैंने पढ़ा दिया है आपको। नेचुरल कैलेमिटीज किसे कहते हैं, यानी कि कैलेमिटीज जैसे कि आपकी बाढ़ आ गई, ठीक है, बाढ़ आ गई, या फिर आपकी आप क्या कह सकते हैं, आप उसे चट्टानें टूट के गिर जाती हैं, राइट। आपका तूफान वो होता है ना, पूरा का पूरा बहुत ज्यादा तूफान आ जाता है, ठीक है। एक आप चीज पढ़ोगे डसबाउल ट्रेजेडी करके जब बड़े हो जाओगे, तो इस तरीके की यानी आपदाएं, नेचुरल आपदाएं इन्हें कहते हैं कैलेमिटीज, मतलब आपदाएं, ठीक है बेटा। तो कौन कौन से, जैसे साइक्लोन हो गया, हेल फॉर्म यानी कि आपके वो क्या होते हैं यार, वो जो पानी के क्या होते हैं, अरे यार क्या होते हैं, ओले, ठीक है बेटा। एब्सेंस ऑफ ट्रीज, हाँ ठीक है बेटा। डिजास्टर, तो डिजास्टर कंडीशन तो है ही, सब जानते हम सब है, पर करते हम कभी कुछ नहीं है। होमवर्क, आपका होमवर्क ना बहुत इंटरेस्टिंग होमवर्क दे रही हूँ। मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था आपको, सारा सीक्वेंस बताया था सारे चैप्टर को इंटरकनेक्ट करने का करके, ठीक है। तो एक तो आप लोग क्या करने वाले हैं, पूरा इंटर कनेक्टेड सीक्वेंस ऑफ ऑल चैप्टर्स ऑफ बायोलॉजी लिखोगे आप एक साथ अपनी नोटबुक में, ठीक है। इंटरकनेक्टेड समरी, मैं पूरा नहीं कह रही हूं, मैं समरी के बारे में कह रही हूं। ऑल चैप्टर्स ऑफ बायोलॉजी आपको ये करना है, राइट। और जो भी डाउट्स है ना आप कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं कोशिश करूंगी आपके लिए एक स्पेशल क्लास ऑर्गेनाइज कराऊं और उसमें मैं आप सबके डाउट्स लूं। तो बेटा अभी मैंने आपको ये बताया है ना, तो आप क्या करो, सारे सब्जेक्ट्स सारे चैप्टर्स के बायोलॉजी के जो भी डाउट्स हैं आप इसके नीचे पूछ लो, और इसमें भी जो डाउट आए इस चैप्टर में, प्लस इनके इंटरकनेक्शन करने में जो डाउट आए, जितने ज्यादा पूछोगे उतना बेटर है, क्योंकि फिर मैं क्लास उसी हिसाब से आपके लिए कुछ अरेंज कराऊंगी, ठीक है। तो इट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू गाइस कि जितना आप पूछो, जो भी डाउट है सारे पूछो, ठीक है बेटा। और हमारी लास्ट क्लास चैप्टर वाइज थी, आई होप हम दोबारा से मिलेंगे, दोबारा मिलना ही है। मैं कोशिश करूंगी आपके लिए एक स्पेशल क्लास रखवाऊं, बट कोई बात नहीं, टाइम इन टाइड, नेवर वेट फॉर एनीवन, और मिलते तो रहेंगे हम किसी ना किसी फॉर्म में, ठीक है। तो ध्यान रखिए आराम से, और हमने फॉरेस्ट का चैप्टर पढ़ा है तो ठीक है, घर पे छोटे छोटे प्लांट्स भी ले आना, और अगर उगा सको तो उगाओ छोटा छोटा। अब तो यार घर में फ्लैट्स में भी लोग रखने लगे हैं, अपना छोटा सा मिनी गार्डन बना देते हैं, तो जिनके इंडिपेंडेंट हाउस है वो तो कर ही सकते हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पेशेंट, फॉर बीइंग सो लवली इन दिस जर्नी। थैंक यू सो मच, बाय।